राजकुमारी काव्या बहुत ही लाड़ प्यार से पली हुई थी, क्योंकि वो इकलौती थी, तो उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। पिताजी, मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा चाहिए जो पहाड़ी के पार रहता है। पर बेटा, उसे लाना तो बहुत ही मुश्किल है। काफी दिन लग जाएंगे और शायद पूरी सेना को भेजना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो चाहिए, चाहे आपको सेना भेजनी पड़े। राजशेखर उनकी जिद के आगे हार जाता है और एक सुंदर सा पंख वाला घोड़ा पहाड़ के पार से लाया ही जाता है। बस इसी तरह बचपन से वो अपनी बातें मनवाती जा रही थी। महाराज, इसकी शादी की उम्र हो रही है और ये इस तरह से जिद करेगी तो कैसे काम चलेगा? महारानी, मैं सोच रहा हूँ जो हमारे पुराने परम मित्र हैं, महाराज गंधर्व, उनका एक लौता पुत्र है ऋषिराज, उससे काव्या की शादी की बात की जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, काफी अच्छा विचार है। तो मैं कल ही जाकर बात करके आता हूँ। बस मुझे एक बात सता रही है, ऋषिराज का रंग काफी गहरा है, नए नक्श अच्छे हैं पर रंग काला है। कहीं काव्या मना ना कर दे। नहीं नहीं महाराज, अब इतनी भी बच्ची नहीं है वो। दोनों बचपन से साथ खेले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। काव्या ऐसा नहीं करेगी। महारानी की बात मानकर राजा काव्या का रिश्ता कर देता है। पर पिताजी, मैंने तो अब तक उसे नहीं देखा ना। अरे वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, हम सालों से उन्हें जानते हैं। तब अच्छे थे तो अब भी अच्छे ही होंगे ना। हाँ पिताजी, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे कर दीजिए, मुझे इस बार कोई आपत्ति नहीं है। काव्या शादी के लिए हाँ कर देती है और तय दिन ऋषिराज बारात लेकर आ जाते हैं। पर उसे देखते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं। पिताजी, ये इतना काला है। तो क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम तो उसे बचपन से जानती हो ना, किसी का रंग थोड़ी बदल जाता है। ये तो धोखा है पिताजी, आपने मुझे नहीं बताया। देखो काव्या, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी जिद, अब नहीं चलेगा। ये राजकुमार बहुत अच्छा है। काव्या बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मान जाएगी। अब इतनी भी बच्ची नहीं है वो। थोड़ी देर में बारात आती है और काव्या की सहेली उसे कमरे में लेने जाती है, पर वो तो वहाँ होती ही नहीं है। वो भाग चुकी होती है। भागते भागते वो काफी दूर निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि एक बहुत सुंदर राजकुमार लकड़ी काट रहा है। उसे लगता है जैसे कि वो उसके सपने का राजकुमार है। वो उसे एकटक देखती ही चली जाती है। आप यहाँ के तो नहीं लगते, कभी पहले देखा नहीं आपको। हाँ, मैं दूसरे देश से यहाँ शिकार करने आया था, पर मैं खो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकलूं। काव्या जैसे उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी होती है। अरे ये तो आसान है, चलिए हम साथ चलते हैं। काव्या बिना सोचे समझे उसके साथ हो लेती है। वो जंगल में अंदर ही अंदर चलते ही जाते हैं। काव्या को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो सौम्य को नहीं, सौम्य उसे कहीं ले जा रहा होता है। वो उसके सुंदर रूप पर इस कदर मोहित हो चुकी होती है कि बहुत देर चुपचाप चलने के बाद काव्या सौम्य से पानी के लिए कहती है। पानी अब अड्डे पर ही मिलेगा। सौम्य की ऐसी बदलती और भारी आवाज सुनकर वो डर जाती है, पर जब तक वो समझ पाती बहुत देर हो चुकी होती है। वो भागने की कोशिश करती है, पर एक काला मजबूत हाथ उसे रोक लेता है। वो पीछे मुड़कर काव्या के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे पता था, तुम्हें फंसाने के लिए मुझे एक सुंदर राजकुमार का ही भेष लेना पड़ेगा। मेरी कब से नजर थी तुम पर, तुम्हारी जितनी खूबसूरत राजकुमारी पर मेरी कब से नजर थी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आज खुद ही मेरे जाल में फंस गई। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मेरे पिताजी ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ना पिताजी ने नुकसान पहुंचाया है, ना मुझे तुमसे शादी करना है। बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हें कैद में रखूंगा और निहारता रहूंगा। हम दोनों इस दुनिया से बहुत दूर रहेंगे। वो रोने लगती है
पर दैत्यराज पर उसका कोई असर नहीं होता। काफी दिन निकल जाते हैं। वो सारा दिन अकेले कमरे में पड़ी रहती है। अब उसे अपने घर की याद आने लगती है। कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं, जो अपना घर इस तरह से छोड़ कर आ गई। मेरे माता पिता मेरा कितना ध्यान रखते थे, मुझे जरा से भी तकलीफ नहीं होने देते थे। उधर राजा रानी को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी को कोई राक्षस ले गया है। उन्हें यही लग रहा था कि वो अपने मनपसंद राजकुमार के साथ चली गई है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। अरे बच्ची बच्ची कहकर ही तुमने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया था। अब देख लो नतीजा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इस शादी वाले दिन। रिश्ता तो गया ही हाथ से, मेरी दोस्ती भी टूट गई। आपको दोस्त की पड़ी है, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है। उधर ऋषिराज जो काव्या से मन लगा बैठा था, एक दिन अकेले ही शिकार पर निकलता है। अपनी ही दुनिया में मग्न वे काफी दूर निकल जाता है और दैत्यराज की कुटिया के पास पहुंच जाता है। बड़ी प्यास लगी है, यहाँ से थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। वो दरवाजा खटखटाता है और काव्या चौकन्नी हो जाती है। यहाँ कौन आ गया? ये जगह तो काफी अंदर है। वो झांककर देखने की कोशिश करती है। उसे एक आधी अधूरी सी परछाई दिखती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। ऋषिराज उसकी हल्की सी आवाज भी सुन लेता है। वो उसके पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। काव्या उसे पूरी कहानी सुनाती है और रोने लगती है। तू रो मत, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। कैसे निकालोगे? वो दैत्यराज अभी आता ही होगा। मेरे साथ वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगा। कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, हम उसकी मदद लेंगे। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता को बताना होगा। वो अंगूठी से कहता है कि काव्या के माता पिता को बताओ कि वो मेरे साथ है और सुरक्षित है। जादुई अंगूठी से एक खूबसूरत परी निकल कर आती है और वो एक खुशबू बनाकर हवा से मिलकर महल पहुंच जाती है और उनको सब बताती है। ओ, मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है। महाराज, आप चिंता मत करिए, ऋषिराज बचा लेगा आपकी बेटी को। वो अभी उसी के साथ है और मैं भी हूँ। अभी आपको बताने आई थी। अब हमें उस दैत्यराज से जंग लड़नी बाकी है। इतना कहकर परी चली जाती है। रूपरेखा, अभी तो दैत्यराज आया नहीं है, हमें कुछ करना होगा। मुझे पता है क्या करना है। रूपरेखा काव्या से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लेती है। अब सब दैत्य राजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसके आने की आहट होती है। रूपरेखा उसके रास्ते में खड़ी होकर उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। ये कौन है? ये तो काव्या से भी सुंदर है। काव्या तो इसकी आगे कुछ भी नहीं है, पर ये है कौन? देवी, आप कौन है? यहाँ कैसे आई आप? बस आपके रूप से मोहित हो गई मैं। आप जैसा अदम्य साहस वाला पराक्रमी मेरे मन को भा गया। ऐसा सौंदर्य तो तीनों लोकों में नहीं है। रूपरेखा की बातें सुनकर जैसे दैत्य राजा अपना आपा खो बैठता है। वो भूल ही गया कि वो कौन है, बस उसके रूप और बातों में खो गया। मौके का फायदा उठाकर ऋषिराज और काव्या वहाँ से भाग निकलते हैं। रूपरेखा उन्हें जाते हुए देख लेती है। दैत्यराज, मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी मुझसे दूर हो। क्या मैं आपको अपनी चोटी में बांध सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और जो आपने काव्या को अंदर बांध रखा है, उसका क्या? उसे मैं खत्म कर दूंगा। तुम जो आ गई हो उससे 10 गुना मोहक, वो अब मेरे किसी भी काम की नहीं है। ये सुनते ही रूपरेखा अपने असली रूप में आ जाती है। खत्म तो तब करोगे ना जब वो तुम्हें मिलेगी। वो अपने राज्य जा चुकी है और अब तुम भी ऐसे ही मेरी चोटी में बंधे हुए चलो। काव्या और ऋषिराज राज्य पहुंच चुके होते हैं। पीछे पीछे रूपरेखा भी दैत्यराज को लेकर वहां पहुंच जाती है। काव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो ऋषिराज से शादी कर लेती है और दैत्यराज को जेल में डाल दिया जाता है और रूपरेखा हमेशा के लिए दोनों की रक्षक बन जाती है।